हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन है, ठीक है, ये चैप्टर जो है लेखन कला और शहरी जीवन, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इतिहास का ये चैप्टर है। लेकिन हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप उरुक के बारे में क्या जानती हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहते हैं अगर आप मेसोपोटामिया के बारे में जानते हो तो, अगर उरुक के बारे में नहीं जानते हो तो ये काफ़ी अधूरी बात रह जाती है। क्योंकि देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो क्षेत्रफल थे उसमें उरुक का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। यहाँ पर ये कई एनसीईआरटी की किताब में, बुक में जो है बात साफ लिखी गई है, और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा बनाता ही है। अगर हम बात करें उरुक के बारे में, उरुक कौन है, तो कहते हैं आधुनिक राजनीतिक बगदाद से लगभग, आधुनिक राजधानी, देखिए बगदाद की बात की जा रही है, बगदाद से लगभग 2500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक जो है यूफ्रेटिस नदी के तट पर स्थित उरुक एक प्राचीन मेसोपोटामिया शहर है। तो आप समझ गए होंगे उरुक क्या है। ये आधुनिक राजधानी बगदाद से अगर आप 250 किलोमीटर की दूरी पे अगर चलोगे दक्षिण पूर्वी साइड में, जहाँ पर आपको एक नदी मिलेगा यूफ्रेट्स, तो यूफ्रेट नदी के तट पर जो है एक प्राचीन शहर है जो मेसोपोटामिया के अंडर आता है, वही उरुक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। यह लगभग देखा जाए तो 3000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया, यानी देखा जाए तो इसका जो अस्तित्व है 3000 ईसा पूर्व लिया गया है। और इसमें समकालीन दुनिया का सबसे व्यापक शहर माना जाता है कि मेसोपोटामिया के जो शहर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक ये शहर है, और इसका जो अस्तित्व में आया 3000 साल पहले ही आया है। कहते हैं उरुक देखा जाए तो 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में इसका आकार दुगना है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की सभ्यता है, अगर उससे तुलना करोगे तो जनरल सी बात है कि ये दुगनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के तुलना में इसका आकार जो है दुगना है, काफ़ी बड़ी है, और ये सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। कहते हैं शहर का विस्तार लगभग 2800 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ये जो उरुक शहर है इसका विस्तार अगर हम देखें तो 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है, और ये क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 400 हेक्टेयर हो गया है। तो जनरल सी बात है, पहले 250 हेक्टेयर थी, लेकिन ये जो है 400 हेक्टेयर हो गया है। और उस समय यहाँ लगभग जो है 50,000 से लेकर 80,000 लोग निवास करते थे। तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण बना देता है उरुक शहर को, जहाँ पर 50,000 से लेकर 8,000 लोग जो थे निवास करते थे 400 हेक्टेयर ज़मीन पे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं सुमेरियन राजा एमरेकर इस शहर के स्थापक था, यानी देखा जाए तो उरुक का स्थापना किसने किया था? सुमेरियन का राजा एमरेकर ने किया था। जो सुमेरियन था उसका राजा एमरेकर ने इस शहर का स्थापना किया उरुक का, और उन्होंने यहाँ एक प्रसिद्ध देवी इन्ना का मंदिर भी बनवाया। यानी देखा जाए तो इन्ना के मंदिर जो है सुमेरियन राजा एमरेकर ने बनवाया, और ये स्थापक भी थे जो है उरुक शहर का। तो ये और भी महत्वपूर्ण बात बनता है। और इस जो है नगर का एक अन्य प्रसिद्ध शासक जो है गिलगामेश था। गिलगामेश कौन था, इसके बारे में क्या डिटेल है, हम आने वाले क्वेश्चनों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी बहुत काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि गिलगामेश कौन था, इसकी क्या विशेषता थी। यानी देखा जाए तो गिलगामेश, आपने यहाँ पर थोड़ी बात प्रकाश पढ़ ही चुका है कि गिलगामेश जो था उरुक का एक प्रसिद्ध राजा था, लेकिन काफ़ी प्रसिद्धि इसको क्यों मिली, क्या कारणों से मिली,
कहते हैं किसी की प्रसिद्धि क्यों मिलती है, तो इसका जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसने उरीक को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। किसी भी आक्रमण से भूमि की रक्षा के लिए उसने इसके चारों ओर एक विशाल शहर का निर्माण किया। तो ये जो था काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि उरीक जो था चारों तरफ से संरक्षित थी। कारण क्या था कि बाहरी आक्रमण की रक्षा के लिए इसने चारों ओर से एक विशाल शहर का निर्माण करवाया, जिसे पहला हमला जो है शहरों पर हो, जो है इसकी कोई जो है भूमि पे या कोई भी महल पर कोई तरह के जो है क्षतिघात न हो। यहाँ उरीक में जो है युद्धबंदी को शासक के लिए मंदिर निर्माण के लिए अनिवार्य श्रम करना पड़ता था। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि युद्धबंदी को शासक के लिए जो है जो युद्धबंदी का मतलब समझ गए होंगे क्या मतलब हुआ इसका। युद्धबंदी का मतलब दोस्तों होता है जो युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे उनका जो है उपयोग मंदिरों के निर्माण में श्रम करवाया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस समय उरीक साम्राज्य की जो रणनीति थी। जो युद्ध में पकड़े जाते थे सैनिक, उनसे जो है ये मंदिर निर्माण में श्रम का जो है कार्य करवाते थे और बदले में उन्हें अनाज के रूप में भुगतान किया जाता था। और आम लोग अपने शासक के आदेश के अनुसार पत्थर निकालने और मिट्टी ईंट बनाने आदि में लगे होते थे। यानी जो शासक कहता था उसी प्रकार के कार्य जो है इन जो उरीक शहर के निवासी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात। और उरीक को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जो है मूलभूत प्रगति की, यानी देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं था, इसमें भी काफ़ी जो है मूलभूत पूर्व प्रगति हुई। कहते कुम्हार के पहिए के आविष्कार से औद्योगिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और बड़े पैमाने पर बर्तन बनाने में भी मदद मिली। तो देखा जाए तो ये शहर जो थी उरीक काफ़ी महत्वपूर्ण थी, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी और संसाधनों के अंतर्गत भी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बेबीलोन शहर की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए बेबीलोन शहर जो था उसकी क्या विशेषता थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो कहते हैं मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास में बेबीलोन शहर की उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। क्योंकि जनरल सी बात है, अगर हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अगर हम बेबीलोन शहर को अगर छोड़ देते हैं तो यह अधूरा रहेगा। क्योंकि देखा जाए मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास में जो है बेबीलोन शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके ही इर्द गिर्द सारे गतिविधियाँ निहित रहती है। तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि बेबीलोन शहर का जो है उत्कृष्ट भूमिका रही है। और ये अकर शासक सरगोन था। यह अकर शासक सरगोन था जिसने 2370 से लेके 2315 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी सरगोन ने जो यहाँ पर जो है काफ़ी समय काल तक जो है शासन किया। किस पे? बेबीलोन शहर पे। और टाइग्रिस नदी के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण इसने जो है हम्मुराबी के तहत ज़बरदस्त प्रगति की। आप सोचिएगा कि हम्मुराबी कौन है, तो ये भी एक शासक है जिसके समय काल में बेबीलोन जो शहर था वो काफ़ी जो है प्रगति की। यानी प्रगति की इस चोटी पे पहुंचाने का श्रेय हम्मुराबी को जाता है, जिसने बेबीलोन शहर को उत्कृष्ट की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जो शासक सरगोन से भी संभव नहीं हुआ। लेकिन देखा जाए तो सरगोन को भी हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 45 साल के समय काल अवधि में सरगोन जो था यहाँ पर राज्य किया। लेकिन जो अधिक पला फला, जो काफ़ी तरक्की हुई शहर का, बेबीलोन का, तो वो श्रेय जाता है हम्मुराबी को। कहते हैं आगे देखें तो कैल्डियन शासक नाबोपोलिसर के अधीन बेबीलोन ने अपने इतिहास के गौरवशाली युग का उदय हो देखा। यानी देखा जाए तो जैसे जैसे इसमें शासक बदल रहे थे उनकी गरिमा भी बदल रही थी। और ये शहर
अपनी उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही थी, जहाँ पर वीरा ने काफ़ी जो है प्रगति कराई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कैरियन शासक नाबोपोलोसोर के अधीन बाबलियन के इतिहास में सबसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषताओं में से थी, जिसके बारे में हमने बेबीलोन शहर की मुख्य बातों की तरफ हमने प्रकाश डाला। अब इसके विशेषताओं की तरफ भी हम एक नज़र देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी विशेषताएं। उस समय यह जो देखा जाए तो बेबीलोन जो था 850 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के कवर करता था, यानी इसके क्षेत्र पर भी कुछ कम नहीं थे, 850 हेक्टेयर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको और बना देता है। बेबीलोन की कुछ शानदार विशेषता इस प्रकार है, वहाँ की क्या क्या खासियत है, क्या विशेषता है, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 850 हेक्टेयर ज़मीन पे बेबीलोन शहर था और इसकी विशेषता भी अपनी चरम सीमा पे थी। जैसे जैसे राजाओं ने इस पे जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वैसे वैसे ये जो है चरम सीमा पर भी पहुंचा। कहते हैं अगर पहली विशेषता की हम बात करें तो शहर को किसी भी विदेशी खतरे से बचाने के लिए शहर के चारों ओर एक तिहरी दीवार का निर्माण करवाया गया था। यानी शहर को किसी भी विदेशी खतरे से बचाने के लिए शहर के चारों ओर तिहरी दीवार, यानी एक दीवार के बाद एक दीवार, एक दीवार के बाद एक दीवार, कुल 3 जो है दीवारों का निर्माण करवाया गया। इससे ये फ़ायदा था कि अगर बाहरी आक्रमण कर आते तो उनको पहले दीवार को तोड़ने में समय लगता, फिर दूसरे दीवारों को तोड़ने में समय लगता, क्योंकि प्रवेश पाने के लिए यही एक रास्ता था। और तीसरे पर पहुँचते पहुँचते जो यहाँ के राजा था वो उन पे हमला बोल के उसको तहस नहस कर सकता था। इसलिए यहाँ पर जो है तिरकी इस्तेमाल की गई और शहर को सुरक्षा कवच में घेर दिया गया। तो ये काफ़ी, देखिए 850 हेक्टेयर ज़मीन पे इस प्रकार की सुविधा देना बहुत ही दुष्कर्म कार्य था, जहाँ पर वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और बात उजागर होती है कि यहाँ टेक्नोलॉजी बेहतर थी, तभी जो है 3 तरह के दीवारों का निर्माण करना, सुरक्षा का इतना महत्वपूर्ण जो है घेराबंदी करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बेबीलोन में एक महाशिवक जो है जिगुराट आकर्षण का मुख्य केंद्र था। ये भी एक बेबीलोन में काफ़ी आकर्षण का केंद्र था। महाशिवक जो है जिगुराट आकर्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था और यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था, यानी व्यापार के लिए भी बेबीलोन जो है काफ़ी प्रसिद्ध था और हर एक देश के लोग जो थे इससे जुड़े हुए थे। तो व्यापार में भी ये अपने चरम सीमा पर थी, इसी कारण से ये काफ़ी फेमस भी थी। इस शहर में भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की, क्योंकि देखिए कहते हैं राजा यहाँ के महत्वपूर्ण थे। कहते हैं होमरो रिविएरा और नापोलोसोर के जो समय काल में ये जो तरक्की किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और जर्नल सी बात है, जब ऐसे राजा होंगे तो वह उस क्षेत्र का जो है विकास होगा ही होगा। इसलिए इस समय के क्षेत्र में देखा जाए तो भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि में ज़बरदस्त जो है प्रगति देखने को मिला। और इनके समय में जो ताम्रपत्र बनाए जाते थे, जो रिकॉर्ड रखे जाते थे, वो भी उच्च कोटि की थी। तो देखा जाए यहाँ पर राइटिंग की जो बात, लेखन की कला थी, वो भी काफ़ी फली फूली, क्योंकि जो भी बातें होती थी भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा की, सब लेखन पद्धति के रिगार्डिंग जो है इसमें नोट डाउन करती थी। तो ये जो मेसोपोटामिया का शहर बेबीलोन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 राजा हुए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया के अंतर्गत प्रारंभिक शहरी समाज की प्राकृतिक का वर्णन करें। मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो प्रारंभिक शहरी समाज थी उसकी प्राकृतिक का वर्णन करना कि किस प्रकार की शहरी समाज थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। देखा जाए तो प्रारंभिक शहरी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। लोगों का पहला वर्ग समूह अभिजात वर्ग से आता था। इसमें देखा जाए अभिजात वर्ग में तो इसमें जो था राजा होता था, यानी सम्राट, पुजारी, अधिकारी, अमीर व्यापारी और व्यवसायी, और उच्च सैन्य अधिकारी आदि शामिल थे। जनरल सी बात, जैसे आप आज के भी समय देखिए
जो अपर क्लास में हैं, जो पहली वर्ग में आते हैं, वो अमीर लोग होते हैं या बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, बड़े बड़े पुजारी होते हैं। वैसे ही मेसोपोटामिया के समय काल में शहरी समाज कुछ इसी प्रकार की थी। जो सबसे बड़ा राजा होता था, पुजारी, अधिकारी, अमीर व्यापारी और व्यवसायी जो सैन्य अधिकारी थे, वो इस वर्ग में सम्मिलित थे, पहले अभिजात वर्ग में। कहते हैं ये लोग जो थे विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, यानी लग्जरी लाइफ को जो है रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय। और शानदार इमारतें और महलों में रहते थे। इनकी इमारत जो थी शानदार थी और बहुत ही महंगे होते थे। और ये लोग महंगे कपड़े पहनते थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे। जैसे आज के भी समय आपने देखा होगा, जो अमीर लोग हैं, जो बड़े घर के लोग हैं, उनकी लाइफ लग्जरी भरी होती है। सेम ऐसा ही कंडीशन मेसोपोटामिया के समय काल में भी था कि ये लोग जो थे हर तरह के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे। इस वर्ग के लोग की सेवा करने के लिए स्त्री पुरुष दासों द्वारा की जाती थी। यानी देखा जाए तो अभिजात वर्ग के सेवा करने के लिए यहाँ पर स्त्री पुरुष दासों का भी प्रबंधन था। जैसे आज के समय देखिए बड़े बड़े घरों में नौकर रखने की प्रावधान है, वही सेम कंडीशन मेसोपोटामिया के शहरी योजनाओं में भी देखने को मिला। दूसरे वर्ग के लोगों में छोटे पैमाने के व्यापारी होते थे, कारीगर होते थे, राज्य के अधिकारी, बुद्धिजीवी आदि शामिल थे। यानी ये आम व्यक्ति थे, कोई उतना खास नहीं था। मिडिल क्लास के लोग थे जो सिर्फ छोटे मोटे व्यापार करते थे, कारीगर होते थे, राज्य के कुछ अधिकारी हो सकते थे, कुछ बुद्धिजीवी हो सकते थे। तो ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय मेसोपोटामिया के शहरी समाज के अंतर्गत। उच्च या प्रथम श्रेणी के तरह वो भी विलासिता का जीवन जीते थे। यानी देखा जाए तो उच्च एवं प्रथम श्रेणी की जो हमने बात किया था अभिजात वर्गों की, सेम कंडीशन जो था इसमें दूसरे वर्ग के लोगों में भी था। वो लोग भी बड़े लोगों की तरह अपना जीवन जो है विलासिता पूर्वक जीवन जीते थे। और तीसरी संपत्ति या वर्ग के लोग समाज के सबसे निचले सबके गठन करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जैसे पुराने समय में था कुछ उसी प्रकार आज आधुनिक युग में भी है कि यहाँ पर तीन तरह के जो है समाज यहाँ व्यवस्थित हो चुकी है। एक जो है अपर क्लास की होती है, मिडिल क्लास की होती है, लोअर क्लास की लोग होती हैं। और जनरल सी बात है, लोअर क्लास का जो कार्य प्रणाली होती है अपर और मिडिल क्लास लोगों की सेवा करना होता है। सेम मेसोपोटामिया में भी इसी तरह के प्रावधान था। तो देखा जाए तो उस समय भी जो थे अमीर वर्ग को देख के जो है मिडिल क्लास के लोग भी यानी दूसरे वर्ग के लोग भी उसी तरह के जो है विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। और तीसरे वर्ग के लोगों के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। अब देखिए आम गरीबों का जीवन सदैव ही कठिनाईपूर्ण थी, दुखदायक परिस्थितियों से गुजर रहा था। चाहे आज आधुनिक युग में हो, चाहे मेसोपोटामिया के समय काल में हो। कहते हैं आम गरीब व्यक्ति जो है हमेशा ही पिसते रहे हैं अमीरों के कुचालों में, और आज भी ये बरकरार है। आज देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों की बहकावे वाली बातों में आके आम गरीब की जो जीवन है तहस नहस हो रही है। अब मेसोपोटामिया के समय काल में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला। दोस्तों ये बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। कहते हैं आज सभी नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, हमेशा विचारधारा सुनिएगा कि वो गरीबों के लिए हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गरीबों को ही कत्ल कर रहे होते हैं। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं समय बदल गया। हम 3000 साल से लेकर देखिए 50,000 साल के अंदर उस समय से इतनी दूर आ गए हैं, फिर भी हमारी सोच आज तक नहीं बदली। आज भी गरीब लोग जो है कष्टदायक जीवन जी रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं कौन कौन से कष्ट होंगे। आप गरीब होंगे तो आपको स्वयं ही इस बात का एहसास होगा कि गरीब होना दुनिया में सबसे बड़ा जो है कष्टदायक परिस्थिति को अपनाना होता है। और ये दुख क्यों आते हैं, क्यों गरीब रह जाती हैं? क्योंकि आम गरीब व्यक्ति जो होते हैं अपने हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं जैसे तैसे जो है बच्चों को आगे पढ़ा लिखा के किसी न किसी फील्ड में ले जाते हैं। आप अगर बाहर जॉब करने के लिए जाइए
सबसे पहले आपको डिग्री डिप्लोमा ही देखा जाता है, जो आम गरीब बंदों से जो है कोसों दूर रहती है। और इसमें देखा जाए तो अमीर लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे उनके बच्चे 50 बार भी फेल क्यों ना हो जाए, वो तो उनको डिग्री और डिप्लोमा लेने के ही फिराक में रहते हैं, कि उनको पता है काम तो आज अनपढ़ लोग भी करके दिखा देते हैं। कोई बड़े बड़े महल जो होता है, बड़े बड़े इंजीनियर अपने हाथों से नहीं बना रहा होता है, उसमें मजदूर ही लगे होते हैं, अनपढ़ लोग ही लगे रहते हैं। यानी देखा जाए तो आम गरीब बंदों को कहू का बैल बना देती हैं। और यही कंडीशन मेसोपोटामिया में भी थी। तो मैं कैसे कहूँ कि आज का समय बदल गया है। जो बोलता है समय बदल गया है, हम समय बदलेंगे, नया समय लाएंगे, वो सबसे बड़ा जो है लोगों को मूर्ख बना रहा है। समय ना तो बदला है ना चेंजेस हुई है। चाहे हम कोई भी समय काल में चले जाएं, वो स्थिति आज भी बरकरार है। और यही बात मेसोपोटामिया के भी बात यहाँ बताती है कि पहले 2 वर्ग जो थे अपने आप जीवन जो है विलासतापूर्वक जीवन जीते थे, और तीसरी कैटेगरी के लोग जो होते थे उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। उच्च वर्ग के लोगों के शवों को सोने के बर्तन, सीप के गोले, लापीस, लाजूली आदि जैसे कीमती वस्तु के साथ दफनाया जाता था। क्योंकि देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोगों को जो है बहुत तरह की सुविधाओं के साथ मरने के बाद भी उनको लग्जरी जो है कफन मिलती थी। दूसरी ओर आम लोगों के शवों को साधारण बर्तनों आदि के साथ ही दफना दिया जाता था, जो कि आज भी देखने को मिलता है। बड़े लोगों को देखिए शाही सब कुछ होता है, लेकिन आम गरीब बंदों के कुछ भी खास नहीं होता है। और यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बहुत असमानता थी। जैसे आधुनिक युग में भी बहुत असमानता है। बहुत से देखिए आज के लोग के समय ये विचारधारा ये होता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है। सिर्फ विकास वो अपने आप को करते हैं। गरीबों का विकास यहाँ कोसों किलोमीटर दूर है। अगर गरीबों का विकास करना है तो अपनी सरकारी रूल रेगुलेशनों में थोड़ा चेंजेस कीजिए, थोड़ा सा बदलिए रूल रेगुलेशनों को। आज आम गरीब बंदे कहते रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं और रो रहे हैं। कई क्षेत्रों में ये समस्या खड़ी हुई है कि लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका सरकार बहुत ही घटिया तरह से इस्तेमाल करती है। जब सरकार बदलती है तो उनको घर तक बनाने नहीं देती और कहती है कि वो तो दूसरे सरकार को आपने पैसा दिया था, अब हमें पैसा ठूसो, हमें जेब गरम करो, तब हम तुम करने देंगे। और कोई गरीब बंदारा बना भी लेता है तो उस पर जो है उनका बिल्डोजर चला देती है। क्या है नीति? क्या जब कोई रजिस्ट्री होती है, कुछ होता है, सरकार आंख बंद कर रखी होती है? क्या सरकार इसलिए होती है कि इसका आरोप उसके सर, उसका आरोप उसके सर करने के लिए? लेकिन इसमें पिसता कौन है? आम गरीब बंदा ही पिसता है। और ये उस समय भी थी और आज भी है। तो मैं कैसे कह लूँ कि सरकार अच्छा है, सरकार भलाई के लिए करता है? सरकार की जितनी भी रूल रेगुलेशन बनाई गई है सब का सब बेकार है। इसमें आम गरीब बंदों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ आम गरीब बंदों के लिए पिसने के लिए बनाया गया है। और ये आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हो। आप थोड़ा आगे तो बढ़ के देखिए जीवन में, आपको भी सरकार की रूल रेगुलेशन से जो है ईर्ष्या होगी। और ये रहा है मेसोपोटामिया में भी, ये सब देखने को हमें मिला कि वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन वहाँ के नागरिकों को भी भोगना पड़ा। आम गरीब बंदे जो थे जीवन बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों में गुजारते थे, और अमीर लोग जो है लग्जरी जीवन जीते थे। गरीबों पे हुक्म डाल डाल के जो है अपना जीवन के नैया को आगे बढ़ाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कि मेसोपोटामिया में मंदिर के निर्माण और मंदिर की गतिविधियों में क्रमिक वृद्धि का वर्णन करें। देखिए मेसोपोटामिया जो है मंदिर के लिए काफ़ी जानी जाती है, और मंदिर में बहुत सी गतिविधियाँ होती थी जो कि मेसोपोटामिया को जो है उत्तम कोटि पे पहुँचाता है। और कई राजाओं ने जो है मंदिरों का बेखूबी उपयोग जो है निर्माण भी करवाया। और इन मंदिर की अपनी खासियत थी। कहते हैं मंदिर वह जगह होता है जहाँ पर इंसानों को शांति प्राप्त होती है, मन की शुद्धि जो होती है बरकरार रहती है। और उस समय भी मंदिरों का कुछ इसी तरह से जो है उपयोग की जाती थी। देखा जाए तो मेसोपोटामिया के मंदिरों में मेसोपोटामिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मंदिर वह स्थल थी जो कि कोई भी सभ्यता जो होता है उसके लिए काफ़ी महत्व रखता है। कहते उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, उन्हें अपने विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित भी किया,
जो मेसोपोटामिया के समय वो लोग मानते थे। जो भी देवी देवता थे उनको मंदिरों में स्थापित किया और उनके जो है लिए जो है प्रार्थना किया करती थी। उनके मंदिर में देखा जाए तो नैना, अनी, एनकी और इन्ना को समर्पित थे। ये सारे देवी देवताएं थे जिनके कारण जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और इन 4 देवताओं के अलावा प्रत्येक शहर का अपना देवता होता था, जिस संबंधित शहर का रक्षक भी माना जाता था। यानी उस समय देवताओं को शहर के रक्षक के रूप में जो है मान्यता प्राप्त थी और इसलिए हर शहर का अपना एक अलग देवता हुआ करता था मेसोपोटामिया के शहर के अंतर्गत। आरंभिक मेसोपोटामिया के मंदिर जो है तुलनात्मक रूप से आकार में छोटे थे। यानी देखा जाए आरंभिक मेसोपोटामिया के मंदिर जो है तुलनात्मक रूप से काफ़ी आकार में छोटे थे और वो भी कच्चे ईंटों से बने हुए होते थे, क्योंकि उस समय पक्की ईंटें के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं था। इसलिए उस समय जब मंदिर का निर्माण करवाया गया तो कच्चे ईंटों से बनवाई गई और समय बीतने के साथ साथ मंदिर नया आकार लेने लगा और आकार के साथ साथ उनका महत्व भी बढ़ने लगा। तो जनरल सी बात है, जो कहते हैं ना, जैसा जिस समय ज्ञान होता है लोग उसी प्रकार के प्रावधान भी सुनिश्चित करते हैं। जैसे जैसे उनमें बुद्धि की क्षमता बढ़ती है वो अपने आप में बदलाव करते हैं। तो यहाँ मंदिर के आकार में भी बदलाव देखने को मिला। पहले वो कच्ची मिट्टियों से जो है ईंट बनाया करते थे और उससे मंदिर का निर्माण होता था। बाद में ये पक्की ईंटों का उपयोग करने लग गए और जिसके कारण मंदिर का आकार में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ और काफ़ी जो है अलग दृश्य देखने को मिला। वो अपने मंदिर पहाड़ी की चोटी पर बनवाते थे क्योंकि उनका मानना था कि भगवान यानी देवता पहाड़ी की जो है चोटी पर निवास करती हैं और ये मंदिर पक्की ईंटों से बनाए गए थे। देखिए आज भी अगर आप देख लीजिएगा तो जितने भी मंदिर जो बनाए गए हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनाए गए हैं, क्योंकि आज भी लोगों की जो मानसिकता है इसी बात की तरफ जो इशारा करता है। क्योंकि वो लोग जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मानते थे कि उनके देवता जो है भगवान जो है पहाड़ी की चोटी पर ही निवास करते हैं, वो स्थल पे नहीं होते हैं। इसलिए जितना भी मंदिर का उस समय निर्माण करवाया गया वो बड़े बड़े जो है पहाड़ियों पर ही निर्माण करवाया गया और इनके मंदिर जो थे वो काफ़ी पक्की ईंटों से भी बनाए गए, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते इन मंदिरों की एक अनोखी विशेषता यह थी कि इनकी बाहरी दीवार नियमित अंतराल पर अंदर और बाहर की ओर झुकी हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है इसकी विशेषता थी कि मंदिर जो थी बाहर दीवार नियमित अंतराल पर अंदर और बाहर की ओर झुकी हुई थी, अंदर और बाहर जो है झुकी हुई थी। मंदिर में एक आंगन था और उसके चारों ओर कमरे थे। देवता की छवि मुख्य अक्ष में स्थापित की गई थी। जैसे देखिए घरों के निर्माण होता था, सेम वही जो है प्रोसीजर उन्होंने मंदिरों के निर्माण में भी करवाया कि बीच में आंगन बना दिया और चारों तरफ से रूम बना दिया, कमरा बना दिया और उसके मुख्य देवता को जो है मुख्य कक्ष में रख के स्थापित किया गया। तो ये उस समय मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कुछ कमरे जो थे पुजारियों के रहने के स्थान के रूप में और अन्य कमरे तीर्थयात्रियों के रहने के लिए व्यवस्थित किया। तो वहाँ पर जो है हर चीज़ की व्यवस्था काफ़ी महत्व दिया गया। कमरे बनाए गए तो उसमें पुजारी तीर्थयात्रियों को जो है रखने की व्यवस्था की गई, जो कि काफ़ी विशेषताओं की तरफ यहाँ इशारा करता है। आज भी अगर आप बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पर निकलिए तो वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था आज के समय में देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो मेसोपोटामिया जो उस समय इतनी विकसित थी जिसका आप अंदाज़ा लगाना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। आगे यदि बात करें तो मंदिरों की बढ़ती गतिविधियाँ, देखिए मंदिरों की बढ़ती गतिविधियाँ काफ़ी वहाँ पर आगे बढ़ा। कहते हैं अगर देखा जाए तो मंदिर आगे चल के जो है मंदिर शिक्षा प्रदान करने का केंद्र के रूप में कार्य करने लगा, जहाँ पुजारी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। यानी देखा जाए तो उस समय मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाने लगा। मंदिर जो थी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई और पुजारी जो था शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मंदिर से जुड़ी भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था। यानी जो मंदिरों से जुड़ी हुई ज़मीन थी, जो आसपास के लैंड था, उसका उपयोग जो था इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ की जा रही थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मंदिर वस्तुओं की बिक्री और खरीद में भी लगे हुए थे। मंदिर जो थे वस्तुओं को बिक्री भी करते थे और ख़रीदते भी थे। व्यापारियों को अग्रिम ऋण भी देते थे और उस पर ब्याज वसूल भी करते थे। यानी देखा जाए तो सारी बात जो आज के समय
हो रही है वही उसमें मंदिरों का कार्य प्रणाली रह गई कि ब्याज देना, ब्याज वसूलना, सामानों को बेचना, मंदिरों के सामने इंडस्ट्री लगाना, ये सारे मेसोपोटामिया की विशेषताओं में से महत्वपूर्ण विशेषता थी जो कि गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। लोगों ने अपने देवताओं के सेवा के लिए अनाज, दही, खजूर आदि चढ़ाया करते थे। यानी उस समय चढ़ावा जो थी अनाज, दही, खजूर आदि जो चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता था अपने देवताओं को, और उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए बैल, भेड़, बकरी आदि भी बलि दी जाती थी। यानी उस समय बलि प्रथा भी काफ़ी जोर पे प्रचलित थी। उसमें बैल, भेड़, बकरी आदि की बलि दी जाती थी, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। तो ये भी उस समय प्रावधान था। मंदिर जो था मनोरंजन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे और लोगों को एक दूसरे से मिलने और नई ऊर्जा पाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर मेसोपोटामिया के समय के अंतराल में मंदिर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सारे गतिविधियाँ जो थी मंदिर के आसपास ही निहित थी, इसलिए मंदिर को विशेषता यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिलगमेश के बारे में आप क्या जानते हो? क्योंकि आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गिलगमेश जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ये काफ़ी जो है मेसोपोटामिया के शहरों का विकास किया था। अगर हम इस राजा के बारे में न जाने तो यह अधूरी बात रहती, क्योंकि जो गिलगमेश राजा है ये काफ़ी दिलचस्प है और देखा जाए तो ये राज्य में बहुत ही ऐसी गतिविधियों को जो है प्रवान चढ़ाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं इसका जीवन भी कई घटनाओं से संबंधित है, इसलिए गिलगमेश के बारे में जानना आपको जो है मेसोपोटामिया के जानने के बराबर होगा। कहते हैं गिलगमेश महाकाव्य न केवल सुमेरियन साहित्य में बल्कि विश्व इतिहास में भी एक विशेष स्थान रखता है। देखिए गिलगमेश जो था महाकाव्य था, वो बहुत बड़ा कवि था और ये केवल सुमेरियन साहित्य में नहीं था, वो बल्कि विश्व के इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान छोड़ गया। और इसे उरूक शासक गिलगमेश ने लिखा, जिन्होंने लगभग 2700 ईसा पूर्व वहाँ के शासन किया। यानी गिलगमेश जो था उरूक का जो है शासक था और इसका समय काल जो था 2700 ईसा पूर्व था। और इन्होंने जो है 12 गोलियों पर लिखा हुआ था। ये जो मिला है वो 12 गोलियों पे एक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी और यह महाकाव्य गिलगमेश की उपाधियों के बारे में ही विस्तृत जानकारी थी। यानी जो ये गोलियों लिखी गई थी वो सारे के सारे गिलगमेश की उपलब्धियों के बारे में पूर्ण जानकारी थी। और गिलगमेश उरूक का एक प्रसिद्ध शासक था। गिलगमेश उरूक का एक बहुत ही फेमस शासक था। कहते हैं वह एक महान शासक था और उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव भी रखी, इसीलिए ये महान कहलाता है। उरूक को विदेशी शासक किसी भी खतरे से सुरक्षित करने के लिए उसने उसके जो है अत्याचारी शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से चारों ओर एक कुआं भी बनवाया। यानी ये इतना दूरदर्शी था कि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए इसने चारों तरफ से जो है कुएं का निर्माण करवाया, जिसे आक्रमणकारी जो है उस पर हमला न कर सके। लोगों ने देवता अणुक से प्रार्थना की और इसके परिणाम स्वरूप भगवान अनु ने देवी अरूर को एक ऐसे भगवान का निर्माण करने का आदेश दिया जो गिलगमेश से आगे निकल सकी। अब देखिए ये एक कहते द्वंद कथा है या क्या है, इसके बारे में कोई हमें जो है जानकारी नहीं है कि लोगों ने देवता अनु से प्रार्थना की और इसके परिणाम स्वरूप भगवान अनु ने देवी अरूर को एक ऐसा भगवान का निर्माण करने का आदेश दिया जो गिलगमेश से आगे निकल सके। और ये एक दंत कथा है। देवी ने एनकुडू को बनाया जिसने गिलगमेश से युद्ध किया। अब देखिए ये भी एक द्वंद कथा है कि देवी ने एनकुडू को बनाया जिसने गिलगमेश से युद्ध किया और जो है उसकी बहादुर से प्रभावित हुआ और उसको शीघ्र मित्र बन गया। यानी देखिए कि जो देवी का निर्माण लोगों के प्रार्थना से हुई, उसने एनकुडू को जो है बनाया और उसने गिलगमेश से युद्ध किया। लेकिन गिलगमेश से युद्ध करते हुए एनकुडू ने इतना प्रभावित हुआ
कि उसने शीघ्र ही उसको अपना मित्र बना लिया। उन दोनों ने कई सराहनीय कार्य किए और एलाम के एक राक्षस को मारने का फैसला भी किया, जिसे हमबाबा के नाम से जाना जाता है। हमबाबा एक तरह का राक्षस था जिसको दोनों ने ही मारा था, यानी गिलेस ने भी मारा था और एनकोडू का भी जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। और दोनों ने मिल के जो है एलामा के एक राक्षस जो है हिमंबा को मारा, कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भयानक युद्ध के बाद आखिरकार गिलेस ने हिमबाबा को मार डाला और गिलेस की बहादुरी से प्रभावित होकर स्टार को उससे प्यार हो गया। अब सोचिएगा स्टार कौन है। अब देखिए स्टार से जो है गिलमेस को प्यार हो गया, क्योंकि उसने जो है हमबाबा नाम के राक्षस को मारा, जिसके कारण जो है स्टार को जो है गिलमेस से प्यार हो गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गिलमेस के दोस्त एनकाडू, जिसको मारने के लिए जो है देवियों जो लोगों की प्रार्थना से देवी ने एनकुडो का उत्पत्ति किया, जो कि बाद में जाए गिलमेस के मित्र बन गया, को एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया और इससे देवता क्रोधित हो गए। इसलिए उन्होंने एनकुडो की ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया, क्योंकि इससे देवता जो थे काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि जिस कार्य को लिए जो है एनकुडो का रचना किया गया था वो कार्य करने में वह सफल रहा और दुश्मन को ही जो है मित्र बना लिया। और उससे भी बड़ी बात थी कि उसको एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया। इसके तुरंत बाद वह बीमार पड़ गया, जो यहाँ पर एनकुडो जो था बीमार पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। एनकुडो की मृत्यु से गिलमेस को बहुत गहरा घात पहुँचा और वो सोचने लगा कि एक दिन वह भी मर जाएगा, क्योंकि अपने मित्र एनकुडो के मृत्यु के कारण जो है गिलमेस को बहुत बड़ा धक्का लगा और ये भी सोचने लगा, उसके मन में घर कर गया कि वो भी मर जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अमरता प्राप्त करने के लिए अपनी खोज शुरू की, यानी अमृत प्राप्त करने के लिए जो है गिलमेस ने अपना खोज आरंभ किया। लेकिन कोई भी कभी भी अमर नहीं हो सकता, ये बात परम सत्य है। मनुष्य की सृष्टि के समय ईश्वर ने उसे मनुष्य को मृत्यु दी है और जीवन अपने पास रखा। इसके बावजूद उन्होंने अमर होने की पूरी कोशिश की। ये तो परम सत्य है कि ईश्वर ने जब पृथ्वी की रचना किया तो ईश्वर ने स्वयं को अमृतत्व दिया और मनुष्य को जो है मृत्यु लोक दिया, क्योंकि यहाँ पर मरण जीवन का कार्य चलती रहती है। लेकिन गिलमेस की इतनी महत्वपूर्ण बहादुरी यहाँ देखने को मिलता है कि ये सब जानते हुए भी अमृतत्व के प्राप्त करने की खोज उसने छोड़ी नहीं, और ये काफ़ी उसकी महानता की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्टोरी कैसे हो सकती है। तो देखिए, कहते हैं ये स्टोरी बहुत साल पुराना है, तो जर्नल सी बात है, इसमें द्वंद कथा भी हो सकती है। लेकिन ये आपके सिलेबस में भी है, गिलमेस के बारे में आता है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये बातें अगर आप बार बार समझोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। आखिरकार उसने जो है उन तना सिस्टम के बारे में सोचा, यानी आखिरकार उसने अमृत की खोज करते करते उसने एक उतना सिस्टम के बारे में सोचा। उनके प्रयासों से प्रभावित होकर उत्तर पिस्टम ने एक जो है महासागर समुद्र के बटन पर पड़े पेंट के माध्यम से अमृता का रहस्य प्रकट किया। अब देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पिस्टम ने एक महासागर समुद्र के बटन पर पड़े पेंट के माध्यम से अमृता का रहस्य प्रकट किया। गिलमेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने उपयुक्त पौधों को लाने के लिए समुद्र में कूद गया। जो पौधा उसने देखा जो अमृतत्व का निशानी थी, उसको लाने के लिए वो समुद्र में कूद पड़ा और वापस लौटने पर वो बहुत थका हुआ था और वो सो गया। इसी बीच एक सांप आया और उसे पौधों को उठा ले गया। जो पौधा वो समुद्र से तोड़ के लाया था उसको एक सांप लेके चला गया, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था समुद्र में यात्रा करके, और वो सो गया। इसी बीच में एक सांप आया और उस पौधों को ले गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वांछित पौधा गायब था। जो पौधा वो लेके आया था वो गायब था। अंत उन्होंने यह तथ्य समझ में आ गया कि मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता है, यानी जो पौधा वो अमृत वो दे सकती थी वो पौधा थी नहीं उसके पास। इसलिए उसको सारी रहस्य समझ में आई कि इंसान जो है कभी भी अमर नहीं हो सकता है। कहते हैं ये धरती मृत्यु लोक है, यहाँ मरना स्वाभाविक है। वो अपने पैतृक नगर वापस आ गया और कई सालों बाद अपने शहर को देख रहे एवं भावुक हो गए।
इसे इस बात का एहसास हुआ कि हाय, उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए विशाल साम्राज्य का आनंद उनके पुत्र उठाते रहेंगे। यानी ये बात समझ में आ गया उसको कि जैसे जैसे संसार जो है प्रगतिशील है, कि उसके जाने के बाद उसका पुत्र जो होगा, जो उसी का अंश है, वो इस साम्राज्य पर जो है राज करेगा और इसको जो है आगे बढ़ाएगा। और इसी सोच के साथ उसने जीवन का रहस्य भी समझ लिया। तो यहाँ पर आप भी जीवन के रहस्य समझ गए होंगे। जिसे गिलगामेश जो था बहुत बहादुर था, ऐसे दंत कथा के अंतर्गत बात बताई गई है। अब इसमें देखिए, कहते हैं दोस्तों, जो बातें लिखी गई है ये कई जगह जो है बाइबल में भी लिखी गई है। इसी के लिए कहा जा सकता है गिलगामेश कि जो ये बातें है ये रहस्यमय पूर्ण है, जिसमें अगर हम दिमाग कसौटी पर देखें तो ये सही नहीं मानता, लेकिन जो कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आखिर यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि मेसोपोटामिया इतनी विस्तृत थी, हड़प्पा का कल्चर से भी काफ़ी दुगनी जो है इसकी विकास थी, फिर भी इसका अंत किन कारणों से हो गया, क्यों डिक्लेरेशन हो गया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है सभी इतिहास के बच्चों के लिए कि आखिर मेसोपोटामिया के कैसे जो है डिक्लेरेशन हो गई। कहते हैं दोस्तों इसमें बहुत से कारण थे, लेकिन इसको दो ही कारण को जो है महत्वपूर्ण दिया गया। मेसोपोटामिया के पतन के यहाँ क्या कारण है, तो ये हम देखें तो हम्मुराबी की मृत्यु के बाद बड़े पैमानों पर विद्रोह हुआ, क्योंकि हम्मुराबी जो था काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी कंट्रोल करने वाला जो था राजा था, और इसके समय काल में जो था मेसोपोटामिया फल फूल रही थी और काफ़ी तरक्की कर रही थी। लेकिन जब हम्मुराबी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर देखा जाए तो हम्मुराबी के बेटे शेमशू-इल्लुन्ना जो कि 1749 से लेकर 1712 तक ईसा पूर्व में अपने पिता की राजनीति रचना के एकजुट करने की बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। देखिए, कोई भी अगर सभ्यता ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं जो है सत्ता की लालच होती है, और यहाँ पर भी सत्ता के लालच ने जो है मेसोपोटामिया के साम्राज्य को तहस नहस कर लिया, क्योंकि हर राजा एक दूसरे पर लड़ने लग गए थे और कोई ऐसा राजा नहीं था कि इन सभी के बीच में जो है कड़ी का काम करे। इसमें जो है हम्मुराबी के मृत्यु के बाद उसका बेटा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उससे जो है ये सफलता नहीं मिल सकी, और दक्षिण मेसोपोटामिया प्राचीन सुमेर समुद्री भूमि राजवंश के नियंत्रण में आ गया, और उर और रुक के ऐतिहासिक केंद्र को जलाने से पहले नहीं, और उत्तरी मेसोपोटामिया असीरिया के नियंत्रण में आ गया। हर क्षेत्र को जला दिया गया, हर चीज़ को नष्ट कर दिया गया, और कई क्षेत्र जो है किसी दूसरे क्षेत्र के नियंत्रण में चला गया। तो ये जो है पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम्मुराबी के उत्तराधिकारी अब जो है अकड़ के पुराने क्षेत्र तक सीमित थे। हम्मुराबी के उत्तराधिकारी जो थे अब सीमित हो गए, अब वह अकड़ के पुराने क्षेत्र तक ही उनकी जो है सीमाधिकार रह गया, वो पूरे क्षेत्र के कंट्रोल से उनके बाहर चले गए। This topic was till this. बेबीलोन साम्राज्य को एक और सदी तक सुरक्षित रखा, लेकिन उसके बाद वो सुरक्षित नहीं रख like सके, it, then वो जो है please खत्म हो like, गया। share, फिर भी subscribe देखा and जाए share the तो video राज्यवंश as का a सबसे बड़ा कारण था ही था। as a एक और कारण था, possible. Do not चलिए देखिए think, उन कौन से subscribe कारण हैं and save जो कि your और भी mobile. महत्वपूर्ण यहाँ प्रकाश डालता है। मेसोपोटामिया के दो नदियां जो थी, उत्तर में टाइग्रिस और दक्षिण में यूफ्रेट्स के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता था। जैसे हमने सभी क्वेश्चन में नदी की विशेषता के बारे में जाना, तो उसमें हमने देखा कि उत्तर में जो है टाइग्रिस और दक्षिण में यूफ्रेट के बीच की भूमि में जो है मेसोपोटामिया बसा हुआ था, और ये दो नदियाँ ही जहाँ समृद्धि के कारण थे, वहाँ पर पतन का सबसे बड़ा कारण ये नदी ही बनी, और इन नदियों के बीच में मेसोपोटामिया जो था ख़त्म हो गया। मेसोपोटामिया ख़त्म होने से 3000 साल पहले अस्तित्व में था, और इतिहासकार मेसोपोटामिया के पतन के कई कारण बताते हैं। एक तो राजा के जो है आपसी संघर्ष महत्वपूर्ण थी, इसमें युद्ध के अंतर्गत उन्होंने दो जो है कारण बताया, एक युद्ध बताया और एक दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली। ये दो कारण थे जिसके कारण मेसोपोटामिया का जो था साम्राज्य खत्म हो गया। कहते हैं युद्ध के कारण मेसोपोटामिया की जीवन शैली नष्ट हो गई। कहते हैं विभिन्न नगर राजा एक दूसरे की भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो यहाँ पर हम्मुराबी थे वो काफ़ी सशक्त राजा था, लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा बना शेमशू-इल्लुन्ना वो काफ़ी सशक्त तो था
लेकिन सभी राजाओं में कंट्रोल करने में वो सक्षम नहीं रह सका और उसका साम्राज्य से भी इक्कार क्षेत्रों में ही सीमित रह गया। देखा जाए तो ये संघर्ष बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि ये भूमि के लिए वो दो आपस में ही लड़ने लगे और वो हर संभव संघर्ष ही करते रहे। वो ज़्यादातर भूमि के लिए लड़ते थे और क्षेत्र हासिल करने के लिए एक दूसरे के बीच हर संभव और हर यत्न का जो है वो प्रयोग करते थे। तो जर्नल सी बात है दोस्तों, ये हमेशा देखने को मिला है, जब कोई आपस में लड़ता है तो दूसरा बंदा जो है फ़ायदा उठा जाता है। ऐसे ही हमारा जब भारत 250 साल की गुलामी जब मिला तो इसका कारण भी यही था कि भारत के राजाएं आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों की जो है कूटनीतियों को नहीं समझ पाए और जिसके कारण भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम बना। और यही आज आधुनिक युग में भी हो रहा है। आज देखिए पार्टी लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और इसका फ़ायदा तीसरा बंदा उठा रहा है। आज पार्टियों के लड़ने के कारण बड़े बड़े उद्योगपति जो है भारत को जो है तरह तरह से जो है प्रताड़ना दे रहे हैं और ये बात शायद आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं और न ही ये बात जो है पॉलिटिकल पार्टी समझ पा रही है, क्योंकि दोनों अवस्था में अगर कोई पीस रहा है तो उसमें आम गरीब व्यक्ति पीस रहा है। जब भी आम गरीब व्यक्ति पीसेगा, जब भी आम गरीब बंदों पर जो है दुख का पहाड़ टूटेगा तो जर्नल सी बात है राजनीतिक जो है तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सभी जो है राजा बनते हैं, सभी मंत्री लोग बनते हैं तो आम जनता के कारण ही बनती हैं और जनता जब तक रोएगी तब तक जो है एक सैलाब आएगा और ये सच्चाई है। और इस सैलाब में सारे देखिएगा जितने भी पार्टी हैं वो तहस नहस हो जाएंगी, क्योंकि ये पार्टियों का जब तक मैं एनालाइज किया है मैंने जाना है कि इन पार्टियों का मकसद सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना ही रहता है। आम गरीब बंदों को तरफ इनका नज़र थोड़ा भी नहीं जाता और जाता भी है तो बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के तरफ जाता है और इसके अंतर्गत रूल रेगुलेशन बनाते हैं और इसी के अंतर्गत जो आम गरीबों को जो है प्रताड़ना देती हैं। और यही मेसोपोटामिया में भी हुआ कि आम बंदों पर जो है सभी राजाओं ने जो है छोड़ दिया और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए और इस कारण जो है मेसोपोटामिया जो है तहस नहस हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना वो था कृषि। देखिए कोई भी देश के लिए मेसोपोटामिया के जैसे हमने पढ़ा था कृषि के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए जो दो नदियाँ सहायक थी वही दो नदियाँ जो है विनाशक भी सिद्ध हुई। कहते हैं जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है। तो मेसोपोटामिया में कुछ इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिला। कहते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि सिंचाई तकनीक भी जो है साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। नदी के तट में गाढ़ जमा होने के कारण नदी आसपास के मैदान से ऊंची थी। देखिए जो नदियाँ थी धीरे धीरे ऊंचा होता चला गया, क्योंकि उसमें जो गाढ़ आती थी, जो उपजाऊ मिट्टी आती थी, उसकी लेयर दिन प्रतिदिन जो थी बढ़ती चली जा रही थी और इसी कारण जो है नदी के तल गाढ़ के जमा होने के कारण नदी के आसपास के नदियों से मैदानों से ऊंची हो गई और जो सिंचाई के लिए पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा खेतों में बह जाते थे। अब जो नाला में बहना चाहिए था, जो नदियों में बहना चाहिए था, ऊंचाई के कारण क्या होता था कि सारे के सारे खेतों में पानी बह जाता था। एक बार जब पानी खेतों में चला जाता था तो वहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता था, क्योंकि खेत नदी के नीचे होती थी। अब जर्नल सी बात है, नदी अगर ऊपर है और खेत नीचे है तो सारे के सारे पानी खेतों में जाएगा और कई मास कई दिनों तक अगर रहेगा तो जर्नल सी बात है फसल तो नष्ट होगा। जब फसल नष्ट होगा तो लोग वहाँ की कैसे जीविका अपना चला सकते हैं, कैसे अपना पेट भर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है इंसानों के तीन ही चीज़ मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, रोटी कपड़ा मकान। और जब रोटी ना मिले तो जर्नल सी बात है कोई भी उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, जैसे जैसे पानी वाष्पित होता गया यहाँ न केवल अपने घुले हुए खनिज लवणों के पीछे छोड़ता गया बल्कि मिट्टी के निचले स्तरों में लवणों की ऊपर की ओर खींचता गया। अब जर्नल सी बात है पानी बह के जो आई सूखी तो उसमें जो है सॉल्ट की मात्रा अधिक थी और आपको पता होगा कि जहाँ पर सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं रह जाता है।
तो ये सबसे बड़ा कारण बना मेसोपोटामिया के विनाश के लिए। और देखा जाए तो लवण की जो है खिंचता गया और 2300 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया कृषि अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, क्योंकि मिट्टी अब वृक्षारोपण का समर्थन नहीं करता था, क्योंकि इसमें लवण मिली हुई थी, इसमें सॉल्ट मिला हुआ था। और मैंने बताया कि जहाँ सॉल्ट होता है, जिस खेत में सॉल्ट अगर आप डाल भी देते हो तो वो खेत जो है अनुपजाऊ हो जाता है। और यही बात मेसोपोटामिया में भी हुई कि जो खेती वो लोग इतने अच्छे से करते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब जर्नल सी बात है, जहाँ पर कृषि ख़त्म हो जाए वहाँ पर तो कोई भी बुद्धिजीवी रह नहीं सकता। और इस कारण मेसोपोटामिया का जो है डिक्लाइन हो गया, यानी जो तकनीक विकास खेती के लिए संभव बनाती थी, बाद में वही खेती के लिए रोक दी। यानी रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया। जिस नदी की हम तारीफ़ करते थे, जिस नदी के बारे में हमने सभी क्वेश्चनों में जो है तारीफ़ के फूल बांटे थे, उन्हीं नदियों के कारण ही जो है मेसोपोटामिया के जो है सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। जैसे आपने पता भी होगा कि इंडो वैली सिविलाइजेशन का भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी ही विनाश का कारण बनी। तो जर्नल सी बात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक काल में रहता है, चाहे आधुनिक हो चाहे अब का काल हो। कहते हैं हमारा देश भी कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन लोगों की मूर्खता के कारण और लोगों की विदेश की नीति की भावना के कारण सारे जो है कृषि योग्य भूमि को बेचते चले जा रहे हैं, और ये सब अपने सपनों का महल विदेशों में जो है तैयार कर रहे हैं। भारत में ज़मीन बेच रहे हैं और वहाँ पर अर्बनाइजेशन करवा रहे हैं और ख़ुद विदेश में मज़े ले रहे हैं, और वो अपने खेत जो है भारत में जो है बड़े बड़े ठेकेदारों को बेच देती हैं, और ये जो है छोटे छोटे टुकड़े करके आम गरीबों में बेच देती हैं। अब ये भी देखिए बहुत दुखदायक परिस्थिति आ जाती है, जब आम गरीब बंदा खरीदता है तो उसमें भी बहुत तकलीफ़ें होती है। सरकार के लाठी पड़ती है, सरकार कहती है कि जो खेत बेचा गया वो दूसरे सरकार की प्रॉब्लम थी, बहुत तरह की समस्याएं खड़ी करती है। और इस कंडीशनों से एक बात तो साफ हो जाता है कि कहते हैं जो व्यक्ति शासन कर रहा होता है उसका पतन स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें देखिए ना तो ठेकेदार का कुछ जाता है न बेचने वालों को जाता है, जाता तो है सिर्फ आम गरीब व्यक्ति को, क्योंकि वो एक एक रुपया इकट्ठा करके जो है अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता है, अपने सर पे छत रखने की कोशिश करता है, और सरकार आए दिन आके उसको गिराता है। तो जनरल सी बात है, ऐसी हालत हमने मेसोपोटामिया में भी देखी, इंडो वैली सिविलाइजेशन में भी देखी। तो मैं यही कहता हूँ कि जनता को लेके चलना सभी सरकारों का प्राथमिक दायित्व होनी चाहिए। अपना उल्लू कभी सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे सभी क्वेश्चन। त्रिपाण स्टडी सेंटर ने हर एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाया है और सभी क्वेश्चनों को जो है बखूबी एनालाइज किया है, समझा है, विचार किया है, फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्ज़ाम व्यू से, और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, तो आप बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, अगले वीडियो देखना चाहते हो, अगले चैप्टर को देखना चाहते हो, तो जर्नल सी बात है उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, फिर से वही भावना रखिएगा, तो जर्नल सी बात है अगला जो चैप्टर आने वाला है उसका वीडियो आपको शायद ना मिल पाए। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब आपको समक्ष दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।